अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। इन दी प्रीवियस लेक्चर हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी, अगर आपने लेक्चर देखे हैं, कुछ लोग तो क्लास में थे, उन्होंने क्लास में लेक्चर सुना भी था, बाद में भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ दोबारा शायद देखा होगा। हमने डिस्कस जो की थी उनमें काफ़ी सारी बातें डिस्कस की थी हमने। थीसिस के डिफरेंट फेजेस डिस्कस किए। हमने जो एक फॉर्मल रिसर्च का तरीकाकार है उस पैटर्न को डिस्कस किया। उसमें हमने देखा था कि डिज़ाइन फेज होता है, फिर आपका एक फॉर्मुलेशन फेज होता है, एग्जीक्यूशन फेज होता है, एनालिसिस फेज होता है। इनके बारे में अलग अलग बातें की थी हमने। सर जो पहले डिस्कशन हुई थी लास्ट लेक्चर वाली भी, और सर उससे पिछले वाले लेक्चर में भी, सर एक क्वेश्चन था सर रिगार्डिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सर उसमें सर आपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एट द एंड ऑफ द डे या तो कोई हार्डवेयर टाइप की कोई चीज जो है या सॉफ्टवेयर जो है एट द एंड थीसिस के। सर थीसिस में भी होता है इसी तरह। सर अपनी जनरल नॉलेज के लिए वैसे पूछ रही हूँ कि एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपने 1 and 2 पूरा सॉफ्टवेयर बना के वो उसको प्रेजेंट करते हैं, या थीसिस में जैसे रिसर्च पेपर होता है तो रिसर्च पेपर तो एक 6 into pages का रिटन डॉक्यूमेंट होता है। आइजा कुछ चीज़ें ना साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। इनफैक्ट आप जब थीसिस करते हैं तो थीसिस के लिए आप एक एरिया या टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, और वो टॉपिक जो है उसके ऊपर आप अपना एक फॉर्मल वे ऑफ रिसर्च का जो तरीका मैंने एक्सप्लेन किया था क्लास में, उस तरीके पे आप अपने काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, दिस फॉर एवरीबडी कि आपने उस काम के लिए लिटरेचर रिव्यू किया, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस को पढ़ा, जब उनको पढ़ लिया उनके अंदर से गैप्स निकाले और अपने सोल्यूशन को प्रपोज किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। जो मैंने आपसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या नॉलेज प्रोडक्ट की बात की थी, वो इम्प्लीमेंटेशन फेज होता है। जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो या तो आप सॉफ्टवेयर लिखते हैं, या आप हार्डवेयर बनाते हैं, या आप एक नॉलेज प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी एक एनालिसिस टाइप डॉक्यूमेंट करते हैं कि जिसमें आप डाटा कलेक्ट करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, और उस पर आप किसी मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव तरीके से अपने एनालिटिकल कमेंट्स देते हैं कि ये मेरे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनकी ये वजूहात हैं, ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है। इसको हम नॉलेज प्रोडक्ट कहते हैं। जो वाइट पेपर्स पब्लिश होते हैं, रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, उनको हम नॉलेज प्रोडक्ट का नाम देते हैं। नॉलेज प्रोडक्ट मींस एडिंग नॉलेज टू द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड, एनीथिंग न्यू विच इज मे बी नॉट एग्जैक्टली उन वर्ड्स में शायद नहीं थी, आपने उसको एक नई तरीके से प्रेजेंट किया। तो जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है आपके थीसिस का, वो 3 तरीकों से हो सकता है। नंबर 1, आप एक सॉफ्टवेयर या कोड करेंगे, कोडिंग करके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि मेथड तो आपने बता दिया। मेथड के ऊपर कैसे मैं यकीन करूँ कि ये ठीक मेथड है जब तक मुझे वो नज़र नहीं आएगा कि इसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। और रिजल्ट्स कैसे आएंगे? आप उसको कोडिंग करेंगे, सॉफ्टवेयर फॉर्म में लिखेंगे, और फिर उसके रिजल्ट्स आएंगे। उन रिजल्ट्स को आप कंपेयर करेंगे पुराने सॉफ्टवेयर्स के साथ और कहेंगे ये मेरे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं। ओके, वो रिजल्ट्स आ जाएंगे, उनके ऊपर आप एनालिसिस करेंगे। अल्टीमेटली आपका काम कंप्लीट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, या कहें कि सिमुलेशन इन्हें कहते हैं, कि सिमुलेशन करके आपने एक रिजल्ट्स लेके उनके कंपैरिजंस ड्रॉ कर लिए। आइजा मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, ये एक चीज हो गई। दूसरा ये हो सकता है कि आप कहें जी कि जो मेरा प्रपोज मेथड है, जिस जो कि इस टॉपिक या इस प्रॉब्लम के लिए मैं करना चाह रहा हूँ, वो सॉफ्टवेयर फॉर्म में नहीं है, उसमें कोडिंग कोई नहीं है, लेकिन उसमें एक हार्डवेयर बनाना है मैंने। ठीक है, हार्डवेयर बनाना है तो आप हार्डवेयर बनाएंगे।
बना के उसको अगेन उसकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन किसी बेंचमार्क्स पे करेंगे। लाइक आपने फॉर एग्जांपल आपने इस क्लासरूम का एक बेंच बनाना है, यही आपका टारगेट था। प्रॉब्लम ये था जी कि क्लास में बैठने की कोई चीज नहीं है। आपने कहा जी मैं एक बड़ा स्मार्ट सा ना बेंच बनाऊंगा। ठीक है, अब बेंच बनाने के लिए आप सॉफ्टवेयर तो नहीं लिखेंगे ना, आप एक बेंच बनाएंगे। तो अब आप जब बेंच बनाएंगे तो हार्डवेयर कलेक्ट करेंगे, आप कहेंगे जी कि ये मैंने इसके अंदर जो है वो फोम यूज किया है, ये मैंने इसमें पाइप्स यूज किए हैं, ये मैंने इसमें नेल्स इस्तेमाल किए हैं, इस तरीके से वेल्ड किया है, इस तरीके से कलर किया है, इस तरीके से पॉलिश किया है। और वो चीज़ सामने नजर आएगी। जब वो सामने नजर आएगी फिर आप कहेंगे बन गई जी। अब इसको आप देखें, ये फलां मार्केट में एक ऑलरेडी बेंच अवेलेबल है, उसमें ये खामियां हैं या ये कमियां हैं, फलां बेंच में कुछ और चीजें हैं, मेरे बेंच में ये चीजें। तो वो बेंच मार्क्स क्या क्या हो सकते हैं एक एक बेंच के केस में, यानी एक डेस्क के केस में, कि जी इसके में सॉफ्टनेस है, बैठने में कंफर्टेबल है, ठीक है, और इफेक्टिवनेस है इसके अंदर। तीन चार चीजें आप डिसाइड कर लेंगे ना जी कि इसके ऊपर डेफिनेटली। तो आप तीन चार बेंचमार्क्स डिसाइड करेंगे और उनके अगेंस्ट अपने अपने आप को बताएंगे कि जी मेरा यहाँ यहाँ फॉल करता है। से वन ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 मेरे बेंच की कंफर्ट है 9, एक बेंच एक्स है उसकी कंफर्ट है 7, एक बेंच ए है उसकी कंफर्ट है 6। आर्म रेस्ट यस उसका नो, उसका नो। ठीक है जी। यूटिलाइजेशन या यूटिलिटी, मेरी यूटिलिटी जो है वो 6 है, एक और बेंच है वो 9 पे है, उसमें ज्यादा यूटिलिटी है, ज्यादा चीजें उसने प्रोवाइड की हुई है। तो कहने का मकसद क्या है कि उस हार्डवेयर के अंदर भी आप कुछ बेंचमार्क्स डिसाइड करके एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं, 1 2 3, यहाँ मैं अच्छा हूँ, यहाँ अच्छा हूँ, यहाँ बुरा हूँ, यहाँ मार्जिनल हूँ। ठीक है, तो हार्डवेयर भी बनेगा उसी। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ ना, कि देखें एक था कि आपने सॉफ्टवेयर बना के सिमुलेशन करके रिजल्ट्स लिए और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर दी। दूसरे केस में आपका आपका जो सोल्यूशन था वो सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं था, वो एक हार्डवेयर बन गया। हार्डवेयर के भी बेंचमार्क्स डिसाइड हुए, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस के साथ उनका कंपैरिजन भी ड्रॉ हुआ, और अल्टीमेटली आपने काम कंप्लीट कर लिया। राइट। तीसरी चीज ये हो सकती है कि आपने ना हार्डवेयर बनाया ना सॉफ्टवेयर बनाया, आपने एक एनालिसिस किया है बेस्ड ऑन सम नॉलेज कलेक्शन, कुछ डाटा कलेक्ट किया और उसके ऊपर आपने एक सॉर्ट ऑफ कुछ बेंचमार्क्स कैलकुलेट किए कि जी मेरा रिजल्ट ये आ रहा है, इन इन तरीकों से ऐसे ऐसे चीजें बन रही हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी कि ओके मैं एक काम करता हूँ कि सिंध के एक बहुत बड़ा दूर दराज एरिया में जाके मैंने वहाँ पे एक खास बीमारी है उसकी एक सर्वे करना है, और सर्वे करके उसकी एनालिसिस करनी है कि इनके जीन्स में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, डीएनए का कोई मसला है नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर डाटा कलेक्ट करेंगे, इंटरव्यूज करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करेंगे, और अल्टीमेटली आप फिर एक नॉलेज प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि एक रिपोर्ट की फॉर्म में किसी ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट होगी। फॉर एग्जांपल यूएनडीपी ने आपको कहा होगा जी कि ये काम करें। राइट। तो अब ये एक सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट कम नॉलेज प्रोडक्ट है। उन्होंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया, आपने उसको एक एक फॉर्मल वे में रिसर्च करके कंप्लीट किया और उसको आपने फिर एक रिटन फॉर्म में लिख लिया। दिस इज कॉल्ड अ नॉलेज प्रोडक्ट। राइट। तो ये तीन किस्म की आउटपुट्स हो सकती हैं किसी भी थीसिस की। अब जब ये कर लेते हैं ना आप, तो फिर इसको आप लिखते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर बनाया आपने, चाहे हार्डवेयर बनाया, चाहे आपने एक डॉक्यूमेंट बनाई है। अब आप उसको लिखने का तरीका क्या है, वो मैंने एक रिसर्च प्रोसेस आपसे शेयर किया था, डिस्कस किया था क्लास में। ओके जी, हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, हम मेथोडोलॉजी लिखते हैं, हम रिजल्ट डिस्कशन लिखते हैं, और फिर हम अपने रेफरेंसेस देते हैं। ठीक है, तो ये थीसिस लिख लिया आपने, सामने प्रोडक्ट नजर आ रही है, सॉफ्टवेयर फॉर्म में या हार्डवेयर फॉर्म में या नॉलेज प्रोडक्ट फॉर्म में, वो एक अलग चीज, एक चीज है, अवेलेबल है। साथ ही आपने थीसिस लिखा। थीसिस क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, वो आपने लिखनी है हर केस में। ठीक है, अब ये चीज लिख ली, इसके बाद थर्ड फेज आता है कि इसके अंदर से आप अपने रिसर्च पेपर्स लिख सकते हैं। एक थीसिस में 1 2 3 रिसर्च पेपर एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं जो आप पब्लिश करते हैं किसी कॉन्फ्रेंस में या जर्नल। तो इस तरीके से ये पूरा काम कंप्लीट होता है। आपके और आपके सुपरवाइजर की ये डिसीजन होता है कि मैंने कहाँ पे क्लोज करना है, क्या मैंने रिसर्च पेपर इसमें से लिखना है या नहीं लिखना है, क्या मैंने हार्डवेयर पूरा बनाना है नहीं बनाना है, क्या मैंने सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डिसाइड करना है नहीं करना है। लेकिन थीसिस इन एनी केस लिखा जाता है, बट कहाँ पे आपने क्लोज करना है वो आपका और आपके सुपरवाइजर का डिसीजन होता है, और अल्टीमेटली उसको आप प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे क्लास में या अपने पैनल के सामने। तो इस तरीके से फॉर्मल रिसर्च कंप्लीट होती है। डाटा एनालिसिस तीनों में होती है। सॉफ्टवेयर बनाते हुए भी आप डाटा को एनालाइज करते हैं,
हार्डवेयर बनाते हुए भी आप डाटा को एनालाइज करते हैं, और सिमिलरली कोई आप सिंपल डॉक्यूमेंट भी बना रहे हैं तो डाटा को एनालाइज वहां भी करते हैं, और अपने एनालिटिकल कमेंट्स देते हैं, जिसमें मैंने बात की थी ना उमर फारूक साहब लास्ट क्लास में, कि सबसे इंपॉर्टेंट फेज थीसिस स्टूडेंट का क्या होता है, वो होता है एनालिटिकल फेज, जिसमें आपके कमेंट्स आते हैं कि यार मुझे जो जो मैंने किया, जो भी रिजल्ट्स आए, इस पे मेरे ख्याल में ये तरीका या ये काम था जो मुझे समझ आया है, ये अच्छाइयाँ थी, ये बुराइयाँ थी, और मैं समझता हूँ ये जो ग्राफ आया उसके ये कमेंट्स हैं मेरे, ये जो मेरे टेबल्स बने हैं उनके कमेंट्स मेरे ये हैं और वो इस वजह से हैं। तो आप इस तरीके से अपनी एनालिसिस देते हैं। एनालिसिस वो पार्ट होता है जो कि आपका हिस्सा होता है, इससे पहले तो आप लोगों की चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं। एनालिसिस में आपका दिमाग शामिल होता है या बीच में इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट फेज होता है जिसपे एक एमएस स्टूडेंट या पीएचडी स्टूडेंट को जज किया जाता है कि आप इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, कि आप इंडिपेंडेंट कोई चीज़ बता सकते हो, कोई इंडिपेंडेंट आप सोच समझ के कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हो। ये एक एक बंदे के ज़हीन होने की निशानी है। ठीक है, तो आई होप आयजा आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया जो आप कर रही हैं। यस सर। खैर बहरहाल इस पे हमने आहिस्ता आहिस्ता और भी क्लैरिटी लेकर आनी थी। ये इट्स समथिंग जो कि बड़ी एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम थीसिस में करते क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें अलाइंड हैं, लिंक्ड अप हैं। और अच्छा खैर, हमने लास्ट क्लास में जो चीज़ें जो लास्ट यहाँ पे क्लोज किया था वो था हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर्स पे डिस्कशंस शुरू की थी, और फिर कॉन्फ्रेंस पेपर का हमने डिटेल में बात कंप्लीट कर ली थी, और उस पर हमने एक कॉन्फ्रेंस खोली भी थी। मैंने आपको उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाए थे कि कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या होता है, कॉन्फ्रेंस की क्वालिटीज़ कैसे इंश्योर होती हैं, और कॉन्फ्रेंस जो है वो किस तरह से उसमें सबमिशन होती है, किस तरह से उसमें एक्सेप्टेंस होती है, किस तरह से उसमें पब्लिकेशन होती है। और किसी एक का सवाल था क्लास में जिसको मैंने क्लियर किया था कि कॉन्फ्रेंस पेपर और जर्नल पेपर इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं। ये नहीं होता कि आप एक कॉन्फ्रेंस पेपर को छापने के बाद जर्नल में भी उसी पेपर को छाप लें, नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट काम है, दोनों कंप्लीट काम है। हाँ, और प्लेजरिज्म की जो मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट एचईसी अलाउ करती है वो 19% है, 19%, और नॉट मोर देन 3% फ्रॉम सिंगल सोर्स। एक सोर्स से 19% में भी एक सोर्स से 3% से ज्यादा प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो हम अलग से जब प्लेजरिज्म को देखेंगे तो वहां पे मैं आपको डॉक्यूमेंट खोल के भी दिखाऊंगा, बट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 19% मैक्स लिमिट है, और उसमें 3% एक सोर्स से है कि आपने से एक वेब पेज को कुछ कॉपी किया तो उसके अंदर से 3%, किसी और वेब पेज से कोई चीज ली, अगेन यू कैन गो टिल 3%। तो अल्टीमेटली टोटल जो है वो 19%, बट वन सिंगल सोर्स 3%। एक और प्रॉब्लम आजकल है एआई कंटेंट की, लोग चैटबॉट्स यूज करते हैं। लोग जो है वो आजकल चैट जीपीटी, को पायलट, इसके अलावा मेटा एआई, ये सब इनको इस्तेमाल करके भी certain people they try to get help and cut paste। तो ये याद रखें कि that is also checked against plagiarism and it is shown। जो टर्निट सॉफ्टवेयर है, सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर इस टाइम पे टर्निट है, एचईसी ने अप्रूव है, और हर एक के पास उसकी एक्सेस भी होती है यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो इट वेरी क्लियरली वो आपको बताता है कि ये कंटेंट आपने एआई चैटबॉट को यूज करके इस्तेमाल किया है। तो एआई की जो मैक्सिमम परमिशन अलाउड है एआई की कंटेंट की आपकी डॉक्यूमेंट में वो 5% है। 5% से ऊपर आप जाएंगे तो यू आर गोइंग टू गेट ब्लैक लिस्टेड। इट इज चेक्ड इन योर कॉन्फ्रेंस पेपर्स, इट इज चेक्ड इन योर थीसिस, इट इज चेक्ड इन योर प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स। 5% मैक्सिमम लिमिट इज अलाउड बाय एआई कंटेंट। मैं आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स। एक रेगुलर प्लेजरिज्म होता है, रेगुलर चैट जीपीटी, मेटा एआई, को पायलट, there are number of AI assistive softwares where you plug in, you आप इंसर्ट करते हैं, ये बता दो, वो आपको बता देता है, आप वहां से कट पेस्ट करके प्लेस कर देते हैं। ये एक ट्रेंड शुरू हुआ हुआ है, बट ये ज्यादा नेगेटिव ट्रेंड है, इसमें आप बड़े आराम से चेक हो जाते हैं। इसको आपने ये नहीं समझना कि ये कोई उसने मुझे बता दिया तो मैंने बस नोट कर लिया। AI content is to improve your understanding, not to just start कट पेस्टिंग फ्रॉम देयर। आप उसे असिस्टेंस इस तरह ले सकते हैं कि हाँ ठीक है, आप उसे कुछ चीज पूछे, समझने की कोशिश करें, बट काम अपना करें। ठीक है, सो खैर ये एक वैसे चीज बीच में आ गई। मैं जो बता रहा था वो ये था कि कॉन्फ्रेंस पेपर्स, जर्नल पेपर्स,
अलग अलग दो चीजें हैं और अलग अलग कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये कहाँ से आती हैं? रिसर्च पेपर आते कहाँ से हैं? जब इंसान थीसिस लिख लेता है तो थीसिस के अंदर से आप कॉन्फ्रेंस पेपर कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक निचोड़ निकाल के उसको आप सबमिट कर सकते हैं कॉन्फ्रेंसिस के ट्रैक्स के अंदर। वो रिव्यू प्रोसेस में जाएगा और रिव्यू के बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट बाइनरी डिसीजन होता है कॉन्फ्रेंस में, या तो आपका काम एक्सेप्ट हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। तो कॉन्फ्रेंसेस के बारे में आई होप देयर इज नो इशू, यू आर ऑल क्लियर कि व्हाट कॉन्फ्रेंसेस एंड हाउ दे आर प्रोसेस्ड और इन पे किस तरीके से काम आपने सबमिट करना है। अगर कोई पहले डाउट था तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि उसको मैं क्लियर कर लूँ। सेकेंड जो चीज है that is in fact called the journal. Journal is little different than the conferences, थोड़ा फर्क जरूर है, but again journal independent entities होते हैं। कॉन्फ्रेंस के बारे में एक चीज और जो मैं बताना चाहूंगा वो ये कि जो टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इनकी क्वालिटी के अंदर हमने बातें कुछ की थी, उनको मैं एक दफा सिर्फ रिपीट करके कुछ चीजें ऐड करूंगा। हमने कहा था कि जी अच्छी कॉन्फ्रेंस वो होती है जो किसी बैनर के नीचे हो रही हो। पहली बात हमने ये की थी। बैनर से मुराद ये कि किसी अच्छे पब्लिशर के नाम जुड़ा हुआ हो। IEEE की कॉन्फ्रेंस है अगर, IEEE सेल्फ कुछ नहीं है, ये मैंने बड़ा बार बार आपसे कहा था। IEEE को बड़ा कॉशियसली यूज करें। IEEE जो है वो सोशल इवेंट्स भी कराता है, वो म्यूजिकल इवेंट्स भी कराता है, ठीक है। तो हमने ये बात ये करनी है कि जब IEEE का नाम लें तो साथ हम बताएं कि ये क्या चीज़ है। IEEE कॉन्फ्रेंस है, IEEE का कोई जर्नल है, IEEE की कोई किताब है, राइट। सो IEEE इज अ पब्लिशर। पॉइंट ये है कि अच्छा पब्लिशर अगर किसी कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा हुआ है तो इट मीन्स उसने कुछ क्वालिटी बेंचमार्क्स दिए होंगे, राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि जी मैं IEEE की एक कॉन्फ्रेंस कराऊं, मुझे अपना नाम दे दें, तो वो मुझसे कहेंगे जी कि मुझे बताओ आपकी फंडिंग का सोर्स क्या है, आपके रिव्यूअर्स कौन कौन होंगे, आपके टेक्निकल स्ट्रीम्स कौन कौन सी होंगी, आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आपका अपना तारुफ क्या है। बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे और मैं उनको वो पूरी डिटेल्स दूंगा तो वो एग्री करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम एक बेंचमार्क सेट करते हैं ये जो बड़े बड़े नाम हैं। तो जब भी कॉन्फ्रेंस के साथ कोई बैनर होगा, वो बैनर मैंने आपको लिखवाए थे यहाँ पे, अगर आपने लेक्चर सुना था तो क्या था जी, सुंदर, कौन कौन से बड़े नाम थे जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे? सर IEEE था, साइंस डायरेक्ट था, स्कोप्स था। जी साइमा, क्या क्या थे IEEE और? सर IEEE था और इसके अलावा आपने स्कोपस की बात की थी और स्कोपस IEEE ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जी, और स्कोपस की बात नहीं की थी मैंने, की जरूर थी लेकिन स्कोपस कुछ और चीज है, वो बताता हूँ मैं आपको। और सर IEEE को आपने कॉन्फ्रेंस का कहा था कि अब नाम वो IET हो गया, इनफेक्ट में आज उसका नेम है। हाँ जी, एल्सवेयर का मैंने नाम लिया था, स्प्रिंजर का नाम लिया था, टेलर्स फ्रांसिस का नाम लिया था, हिंदावी था नाम सर, लिया था, MDPI MDPI सर के सर। जर्नल्स हैं। ये सारे पब्लिशर्स हैं जिनके नाम अगर किसी कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हों तो वो अच्छी कॉन्फ्रेंस डिक्लेयर होती, पहली क्वालिटी मैट्रिक्स। सेकंड मैंने ये बताया था कि कॉन्फ्रेंस रेपिटेशन में है, अगर से 10th प्लस है, इट इज 10th IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल कम्युनिकेशन फॉर एग्जाम्पल, तो ये 10वें साल में आ गई है। तो जब एक कॉन्फ्रेंस रिपीटिशन में आ जाती है तो उसकी क्वालिटी कंसिडर की जाती है कि अच्छी होगी। HEC फंडिंग देता है स्टूडेंट्स को टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेज अगर वो कम से कम 10 प्लस कॉन्फ्रेंस में हो, एक्सेप्ट हो जाए, 10 से नीचे पे नहीं देता। तो 10th प्लस में कंसिडर किया जाता है कि कॉन्फ्रेंस अच्छी होगी। तो ये एक सेकंड क्वालिटी मीट्रिक है। उमर फारूक साहब, नींद दोबारा आज आपको आ रही है लास्ट क्लास की तरफ? आप पानी रखा हुआ है ना आपने, ये पीते रहे आप पानी, ये पिए। नहीं करें, बिल्कुल करें, ये चल रहा है ना ये। अच्छा जी, मैंने सेकंड चीज क्या बताई है, क्या बताया जी अली हबीब? सेकंड क्या क्वालिटी मीट्रिक है? आपने बताया कि जो सेकंड होती है सर, उसमें जो 10 प्लस कम से कम जो है ना, उसके वो कॉन्फ्रेंस क्राइटेरिया में से दो चीजें थी, एक पब्लिशर और एक नंबर ऑफ रेपिटेशन सर। जो हाँ, रेपिटेशन है वो सर क्या वो है प्रेफरेबली। जितनी ज्यादा सालों जी से सर। कॉन्फ्रेंस हो रही है उतनी वो अच्छी कॉन्फ्रेंस डिक्लेयर की जाती है, नंबर 2। जी नंबर 3 चीज ये है कि कॉन्फ्रेंसेस जो है वो उनका एक एक्सेप्टेंस रेट होता है,
और वो उन्होंने बड़ा प्रोमिनेंटली या बड़ा फख्र से अपने कॉन्फ्रेंस के वेब पेज पे लिखा होता है कि जी मेरा एक्सेप्टेंस रेट है 25%। 25% एक्सेप्टेंस रेट का मतलब क्या होता है? हाँ जी सुंदर, अगर मैं कहूँ जी कि कॉन्फ्रेंस कह रही है कि 25% एक्सेप्टेंस रेट है मेरा, तो इससे क्या समझ आती है आप? यानी 4 में से सिर्फ एक पेपर एक्सेप्ट होता है। 4 में से एक पेपर एक्सेप्ट होता है। एक इसके अंदर एक चीज हिडन है, ये 4 के 4 पेपर एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है, मिनिमम बेंचमार्क पूरा कर रहे होते हैं, उनमें से जो बेस्ट एक पेपर है वो सिलेक्ट होता है। समझ रही बात? दिट मीन्स के यस सर। आपके पास 5 कैंडिडेट आए इंटरव्यू में, आपने उनको अपने पास एम्प्लॉयमेंट देनी थी और पांचों ठीक थे। अब आप क्या करेंगे, यार पांचों तो ठीक है, पांचों को तो नहीं रख सकता मैं, एक को रखना है। तो आप अपना स्टैंडर्ड अप करके एक को सिलेक्ट कर लेंगे, 4 को रिजेक्ट कर देंगे। तो आप क्या हुआ, आपने क्वालिटी को इम्प्रूव कर लिया क्योंकि पांचों क्वालिटी पे थे, बट पांचों में से बेस्ट को रखा। तो ये एक्सेप्टेंस रेट का मतलब ये होता है कि ऑल एक्सेप्टेड पेपर्स में से सिलेक्शन की गई है, राइट। सो इस तरीके से एक्सेप्टेंस रेट जितना लो होता है किसी कॉन्फ्रेंस का, उतनी वो कॉन्फ्रेंस अच्छी होती है। अगर एक कॉन्फ्रेंस कहे जी मेरा 70% एक्सेप्टेंस रेट है, 90% एक्सेप्टेंस रेट है, तो ये अच्छी कॉन्फ्रेंस नहीं है, राइट। सो अगर एक कॉन्फ्रेंस है जिसका रेट 1/3 है, जनरल अगर रूल ऑफ थंब कहें 1/3, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ बेटर कॉन्फ्रेंस। ये एक और क्राइटेरिया आपको देखना चाहिए। कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, बट ये कि जितना ये कम होगा, बहुत जो अच्छी कॉन्फ्रेंसेज हैं वो 20-25% से नीचे नहीं जाती। 25% तकरीबन कंसिडर, इससे नीचे बहुत ही रेयर है क्योंकि कॉन्फ्रेंस कहेगा जी मेरी एक्सेप्टेंस रेट जो है वो 25 से भी नीचे है। तो मोस्टली जो बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंसेज हैं वो 20 to 30 की रेंज में फॉल कर रही होती है। तो ये एक तीसरी चीज है जो आपको चेक करनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज भी है, और वो है इंडेक्सेशन, जिसकी हमने लास्ट क्लास में बात नहीं की थी। इंडेक्सेशन ये होती है कि जो अच्छी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो अपने आप को इंडेक्स भी कराती हैं। इंडेक्स से मुराद ये है कि दुनिया के कुछ बड़े नाम हैं जो पब्लिशर्स नहीं है बट इंडेक्सेशन का काम करते हैं। इंडेक्सेशन से मुराद ये है कि वो आपकी कॉन्फ्रेंस को या आपके जर्नल को अगेन कुछ पैरामीटर्स पे जज करते हैं और अपने आपको अपने पास रजिस्टर कर लेते हैं, यार कि ये एक रेगुलर इवेंट है जो कि हर साल होता है। अकॉर्डिंगली वो आपको इंडेक्स कर लेते हैं। तो इंडेक्सेशन अगर आपकी कॉन्फ्रेंस या किसी भी कॉन्फ्रेंस की हुई भी है, इसका भी मतलब ये है कि ये एक अच्छी कॉन्फ्रेंस है। हर कॉन्फ्रेंस अपने आप को इंडेक्स नहीं कराती। तो इंडेक्सेशन के लिए दो बड़े नाम है, एक नाम है वेब ऑफ साइंस, एक नाम है स्कोपस। पहला नाम है वेब ऑफ साइंस, वेब ऑफ साइंस, वेब ऑफ साइंस, WOS भी कहते हैं इसको, WOS, और वेब ऑफ साइंस भी कहते हैं। तो वेब ऑफ साइंस इज दी फर्स्ट बिग नेम, एंड सेकंड इज, क्या नाम दिया मैंने सेकंड? स्कोपस। वेब ऑफ साइंस जो है ये मेंटेन करती है, या इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में है उसका नाम है क्लैरीवेट एनालिटिक्स। क्लैरीवेट एनालिटिक्स। तो ये इंडेक्सेशन करती है कॉन्फ्रेंसेस की, ये जो वेब ऑफ साइंस और स्कोपस आपको बताया। जी जी। तो ये है खुद क्या है, मतलब लाइक स्कोपस और ये क्या चीज है? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्लैरीवेट एनालिटिक्स इज, और ये 100+ ईयर से यही काम कर रही है। So they make sure about the quality of conferences, not only conferences but journals as well. Primarily, ये थर्ड लाइक वो नहीं ये एक ही है ना भाई। वेब ऑफ साइंस यूनिवर्स में क्या रहा वेब ऑफ साइंस नहीं सब क्लैरीवेट एनालिटिक्स इसको मेंटेन करती है। वेब ऑफ साइंस इटसेल्फ कुछ नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है जिनको मेंटेन कर रही है। सिमिलरली जो स्कोपस है, स्कोपस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है एक्सवेयर। एक्सवेयर का नाम आपने सुना होगा। एक्सवेयर जो है वो स्कोपस को मेंटेन करता है। तो ये दो मेजर सेटअप्स हैं जो कि दुनिया में। अच्छा, अब आप क्या करें, लेट्स एक्सप्लोर। आप थोड़ा सा, आई वुड रिक्वेस्ट यू, आपके पास मोबाइल फोन्स हैं, उसमें आई एम श्योर अगर
आईफोन है तो मेटा होगा और अदरवाइज चैट जीपीटी है। जरा टाइप करें व्हाट इज वेब ऑफ साइंस, पहले पढ़ें जरा उसको, आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबडी, दिस रिक्वेस्ट इज टू दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल। ट्राई टाइपिंग वेब ऑफ साइंस और देखिए क्या अपीयर होता है उसके ऊपर आपके पास। So Web of Science is a database so that पढ़े पढ़े इसको, खुद पढ़ें आप एक दफा, जरा पूरा पढ़े और जो मैंने बात की है उससे रिलेट करने की कोशिश करें। बोथ वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस आर समथिंग जो कि सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस तक महदूद नहीं है, इनमें और बहुत कुछ है, तो आपको वहां पे कुछ और चीजें भी नजर आएंगी, कुछ जर्नल्स की बातें जी सर, होंगी, क्लैरिवेट एनालिटिक्स की बात लिखी हुई है कि क्या इसमें है। हाँ जी, तो पढ़े इसको जरा, इसमें ट्राई टू मेक सेंस या ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट और इनका क्या मकसद है। हम इस पे दोबारा बार बार थोड़ी थोड़ी बात करते रहेंगे। पहले वेब ऑफ साइंस को एक्सप्लोर कीजिए, वेब ऑफ साइंस के साथ क्लैरिवेट एनालिटिक्स लिख के देखें कि क्या लिखा हुआ आ रहा है इनके बारे में। जी मुनीब, आपने पढ़ा कुछ क्लैरिवेट एनालिटिक्स और वेब ऑफ साइंस के बारे में? वालेकुम सलाम जी मुनीब। सर इसके वेब ऑफ साइंस के कुछ फीचर्स पढ़े हैं, तकरीबन 5 भी मैं उसमें से ढूंढ कर रहा था, और दूसरा क्लैरिवेट जो एनालिटिक्स है उस पर भी नहीं देखा। तो की फीचर्स हैं इसके वेब ऑफ साइंस के, दैट इंक्लूड साइटेशन इंडेक्सिंग, एक्सेस टू मल्टीपल डेटाबेसेस, रिसर्च एनालिटिक्स टूल, सर्च कैपेबिलिटी। सर इनमें से गो थ्रू हो रहा हूँ अभी सारे कुछ। ओके, देखिए देखिए आराम से, टेक योर टाइम, पढ़ें इसको जरा। This is important for every researcher to know in detail about these two, I would say, databases, compendiums और rules, क्योंकि ये दुनिया के दो बड़े नाम हैं जो कि बहुत सारी रिसर्च को मैनेज करते हैं, दुनिया की रिसर्च को मैनेज करते हैं सेंट्रली। साइटेशंस का रिकॉर्ड राइट। रखते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर्स देते हैं, कुछ और बेंचमार्क्स कैलकुलेट करते हैं। डाटा एनालिसिस का पार्ट रिसर्च से रिलेटेड ये दो ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, ये दो सेटअप्स करते हैं, ये दो नाम हैं बड़े बड़े, वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस। पहले वेब ऑफ साइंस को पढ़ें डिटेल में, टेक योर टाइम, देन वील गो ऑन टू द नेक्स्ट वन।
अच्छा जी, आई थिंक आपने देख लिया कुछ किसी हद तक, वेब ऑफ साइंस का पता चल गया आपको। इस पर हम दोबारा बात करते हैं अभी जब मैं जर्नल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। इसके साथ साथ जो सेकंड बड़ा नाम है वो स्कोपस का है। ठीक है, स्कोपस को एल्सेवियर मेंटेन कर रहा है। अच्छा, अब आप ये कर सकते हैं, जरा स्कोपस को भी एक टाइप करके देखें कि क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। व्हाट इज स्कोपस? आपने वेब ऑफ साइंस को देख लिया, थोड़ा इसको डिटेल में दोबारा जाके देखिएगा, जो आप लेक्चर समरी बनाए थोड़ा वहाँ पे मेंशन कीजिएगा। स्कोपस को जरा देखें। जिस तरह वेब ऑफ साइंस है, इससे एक ज़्यादा बड़ा सेटअप, ज़्यादा बड़ा डेटाबेस वो है स्कोपस। ज़्यादा बड़े डोमेन को कवर करता है और इसको एल्सेवियर जो है वो मेंटेन करता है। सर ये वेब ऑफ साइंस और स्कोपस दोनों में ना बाकी चीजें तो समझ में आ रही हैं, जैसे लिखा हुआ है कि वेरियस मैट्रिक्स सच एज citation counts, journal impact factor, and to assess the influence and reach of research। लेकिन सर यहाँ पे एक एच इंडेक्स लिखा हुआ है, एच इंडेक्स क्या होता है सर? एच इंडेक्स होता है अगर एक पेपर आपका, इसमें दो दो डेफिनेशंस अलग अलग हैं। एक इंसान का एच इंडेक्स भी होता है और एक पब्लिश्ड रिसर्च जर्नल का भी एच इंडेक्स होता है। एच इंडेक्स की डेफिनेशन ये होती है, से बंदे की अगर बात करें तो वो इस तरह से है कि अगर मैंने 10 पेपर पब्लिश किए हैं और मेरे 10 के 10 पेपर जो हैं वो 10 साइटेशंस क्रॉस कर गए तो मेरा एच इंडेक्स 10 हो जाएगा। अगर मैंने अपना एच इंडेक्स 11 करना है तो मेरे 11वें पेपर को 11 साइटेशंस मिलनी चाहिए अलॉन्ग विद द प्रीवियस 10 पेपर्स कि उनकी भी 11 साइटेशंस हो जाएं, तो मेरा एच इंडेक्स बढ़ के 11 हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? आ गई है सर समझ, मतलब अगर जितने मेरा एच नंबर्स ऑफ इंडेक्स पेपर 30 है तो इट मीन्स मेरे कम से कम 30 पेपर ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम 30 साइटेशन सब ने ली हुई हैं। हो अच्छा सकता है मैं एक ठीक है। पेपर 200 साइटेशन पे हो,